अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उन दिनों उम्र 16-17 बरस थी। अच्छे बुरे की तमीज़ और दुनिया को बरतने का ढंग नहीं आया था। सोचों में गहराई न थी कि जिंदगी और मुस्तकबिल के फलसफे को समझती, बस अच्छी शक्लों पर मरमिटने को जी चाहता था। ये उम्र का वो दौर था जब दिल को साथी की तलाश होती है। मैं भी बेमकसद नहीं झांकती थी। नजरें किसी हसीन साथी की आरजू में बेकरार रहती थीं और मेरी भोली माँ मेरी नज़रों का मफहूम न समझती थी। तभी उन्होंने कभी छत पर जाने से मना नहीं किया। उनका ख्याल होगा ये और तो कहीं आती जाती नहीं, एक छत ही तो है, खुली फिजा में सांस ले। ये इतवार का दिन था। काफ़ी दिनों से सामने वाली बिल्डिंग में बालाई मंजिल पर जो फ्लोर खाली था, आज वहाँ जिंदगी के आसार नजर आए। एक खूबरू नौजवान गैलरी से झांक रहा था। अचानक उसने नज़र ऊपर उठाई और मुझे छत की मुंडेर से अपनी जानिब तकते पाया। बेख्तियार वो मानी खेज अंदाज में मुस्कुरा दिया और मैं घबराकर पीछे हो गई। पर अब चैन कहाँ था। जरा देर बाद फिर झांका। उस शोख ने खुश दिली से हाथ हिला दिया। मेरी नवीद से शनासाई बस ऐसे ही एक झलक से शुरू होकर एक मुकम्मल दास्तान पर ख़त्म हुई। मगर मेरी जिंदगी का ये सफ़र मंजिल पा लेने के बावजूद भी नामुकम्मल रह गया। एक रोज़ जबकि छत से झांक रही थी और नवीद मुझे इशारे कर रहा था, मेरी शामत आई और वालिद साहब गली से नमूदार हो गए। वो घर की जानिब आ रहे थे। मैं तो अपनी दुनिया की रंगीनी में खोई हुई थी। उनके आने का एहसास ना हुआ, लेकिन अब्बू ने मुझको निगाहों की जुबान में नवीद से गुफ्तगू करते देख लिया। घर आए तो वालिदा से पूछा, सुल्ताना किधर है? छत पर होगी या यहीं कहीं होगी? उन्होंने शाने बेनियाजी से जवाब दिया और अपने काम में मसरूफ हो गई। सोरा बेगम, कमाल है, तुम जवान बेटी की माँ हो और तुमको खबर ही नहीं कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। अगर छत पर भी है तो इस भरी दोपहर में वहां क्या कर रही है? अब मुझे क्या खबर भाई, मैं तो किचन में खाना बनाने में मसरूफ हूं। खाने को छोड़ो और बेटी की खबर लो। छत पर जाओ, देखो तो वहां कड़कती धूप में क्या कर रही है। वाले साहब के सख्त तेवर देखकर अम्मी ऊपर आने को सीढ़ियां चढ़ने लगी। उनके कदमों की आवाज पर मेरे कान खड़े हो गए। सीढ़ियों पर पहुंच गई कि उनके छत तक पहुंचने की नौबत ना आए। चलो तुम्हारे अब्बू आ गए हैं और तुमको पूछ रहे हैं। मेरा दिल धड़क उठा। खुदा ना करे मुझे नवीद से इशारों में बातें करते तो नहीं देख लिया। दिल सही खदशे से धड़का था। उन्होंने डांट कर पूछा, इतनी तपिश है इस वक्त छत पर क्या कर रही थी? क्या सामने की बिल्डिंग में तुम्हारी कोई सहेली रहती है? उनका ज़ूमानी जुमला मुझे झटके की तरह लगा और मैंने झुरझुरी ली, नहीं तो अब्बू, बस इसी कदर कह सकी। वो भी उस वक्त तो गुस्सा पी गए, लेकिन उनके दिल में जिस खदशे ने सर उठाया था उसने एक ऐसी फिक्र का रूप धार लिया जो तपदिक की मानिंद बाबा जानी की हड्डियों को घुलाने लगी। वालिदा कुछ ठंडे मिजाज की थीं और बिल्कुल भी उजलत पसंद न थीं। जो काम माओं का होता है वो भी वालिद साहब ने खुद सरंजाम देने की ठान ली। वो दिन रात मुझे ब्याहने की चारासाजी में लग गए। करीबी दोस्तों से जिक्र किया कि मेरी बेटी का रिश्ता तलाश करना है, खानदान में इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता मौजूद नहीं है। आदमी किसी जुस्तजू में लग जाए तो कामयाब हो ही जाता है। एक दोस्त के तवस्सुत से वालिद साहब को भी मेरे लिए मुनासिब रिश्ता मिल गया। एक रोज़ वालिद के दोस्त शाकिर साहब की बेगम हमारे घर आईं। उन्होंने मुझे देखा और पसंद कर लिया। जब वालिदा ने आगाह किया कि तुम्हारे अब्बू ने एक लड़का पसंद कर लिया है तो मैं परेशान हो गई। ताहम माँ की तसल्ली को कहा, मुझे उस लड़के की फ़ोटो तो दिखाइए, तभी हाँ करूँगी। अगले रोज़ अम्मी ने एक फ़ोटो दिखाई। मौसूफ की शक्ल एक आंख मुझको ना भाई, ज़रा भी खूबसूरत ना थे। ऊपर से कुछ पुख्ता उम्र लगते थे कि सर पर बाल बहुत कम थे। देखते ही मैंने फ़ोटो को परे फेंक दिया और कानों को हाथ लगाकर कहा, तौबा तौबा, क्या आपको मेरे लिए यही लड़का मिला है? हरगिज़ इससे शादी ना करूँगी, मर जाना पसंद करूँगी। अम्मा की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने ये कहकर मुझको मज़ीद इस मामले पर बहस करने से रोक दिया कि तुम्हारे अब्बा आ जाएं तो उनसे बात करूँगी। अगले रोज़ जब अब्बू दफ्तर चले गए, माँ ने कहा, मैंने बात की है। उन्होंने यही सवाल किया कि बेटी से पूछो इनकार की क्या वजह है। महज सूरत ही सब कुछ नहीं होती, असल शय सीरत होती है। अम्मा, सीरत के साथ लड़की लड़के की पसंद को भी तो खातिर में रखना पड़ता है। तो कोई पसंद है तेरी? बता दे, ये भी मैं तेरे बाबा से पूछ लूँगी।
सोचा मौका अच्छा है, माँ के कान में डाल ही दूं। ऐसा ना हो बाद में कहें मैंने तो पूछा था लेकिन तुमने ही अपनी पसंद ना बतलाई। माँ, सामने वाली बिल्डिंग में जो लोग आए हैं उनका लड़का है, नवीद नाम है। मैं ज़्यादा नहीं जानती लेकिन मुझे वो लड़का पसंद है। वो भी मुझसे शादी करना चाहता है। अब्बा से कहें मेरा रिश्ता उसके साथ कर दें। लड़का कौन है, क्या करता है, किस खानदान से है? अरे भाई कुछ तो मालूम हो। मुझे नहीं मालूम अम्मा, मैं उससे मिलती थोड़ी हूँ, बस छत से हम बात कर लेते हैं। वो नए लोग आए हैं और मालूमात लेना तो अब्बा का काम है। अम्मी ने अपना कहा निभा दिया। मेरी पसंद से अब्बू को आगाह कर दिया। वो तो चरागपा हो गए कि सब जानता हूँ, मुझे मालूमात लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ कोई फैमिली नहीं बल्कि एक लड़का तन्हा रहता है, किराए पर फ्लैट लिया है। उसके घर वालों का अता पता क्या मालूम करूं? मुझे वो सिरे से पसंद नहीं है, उबाश लगता है। उसकी फैमिली भी होती तब भी वो मुझे कबूल नहीं होता। जो रिश्ता शाकिर साहब के तवस्सुत से आया है वो हर लिहाज से बेहतर है। बेटी को समझा दो कि ये ताक झांक का सिलसिला बंद कर दे, वरना ऐसी मार मारूंगा कि बचेगी नहीं। अम्मा मुझे क्या बताती, वो ये सब बुलंद आवाज के साथ गरज बरस कर कह रहे थे कि अब उनका किया पत्थर की लकीर है और मजीद कुछ कहने सुनने की गुंजाइश नहीं है। वो किसी अजनबी से रिश्ता ना करेंगे। अगले रोज शाम को शाकिर साहब के हमरा उनके अजीज और मेरे रिश्ते के तालिब कयूम साहब और उनके साहबजादे भी तशरीफ ले आए। उन लोगों को वालिद साहब ने चाय पर बुलाया था ताकि अम्मी भी लड़के को देख लें, इससे बातचीत कर लें कि माँ की तसल्ली भी होनी चाहिए। वालिदा ने बातचीत कर ली और उन्हें भी फहद पसंद आ गया, बल्कि वो तो इस रिश्ते की ज्यादा तरफदार हो गई। जब ये लोग ड्राइंग रूम में थे मैं छत पर गई और उन लोगों को जाते हुए देखा। पहली ही नज़र में मुझे ये शख्स बेहद बुरा लगा, जो कि इस घर का मतवक्के दामाद था। उस वक्त सोच लिया कि जान दे दूंगी मगर शादी अपने ख्वाबों के शहजादे नवीद से करूंगी, जो इस कदर खूबसूरत और हैंडसम था जैसे किसी मुल्क का प्रिंस हो। जब उबलते चश्मे को रास्ता ना मिले तो वो पहाड़ को शक कर डालता है। मैंने भी उजलत में एक खत लिखकर नवीद की तरफ उछाल दिया। वो दौड़ कर आया और खत गली से उठा लिया। खत में तमाम अहवाल दर्ज करके इस्तदा की थी, किसी तरह एक बार मिलो ताकि हम अपने मुस्तकबिल का फैसला कर लें, वरना बहुत देर हो जाएगी। शाम को उसने गैलरी से करीबी पार्क की जानिब इशारा किया और 2 उंगलियों से 11 बजे का वक्त बताया। वालिद सुबह दफ्तर चले जाते। मैंने कभी अम्मी से ना कहा था किसी सहेली की तरफ जाना है। पहली बार उनकी मिन्नत की कि राफिया से मिलना है। वो बोली जरा काम से फारिग हो लूं तो चलती हूं। आप कभी भी फारिग नहीं हो सकती क्योंकि आपके काम तो खत्म होने में नहीं आते। तब तक अब्बू के घर लौट आने का वक्त हो जाएगा। राफिया का घर नजदीक ही तो है, साथ वाले पार्क के पास। भोली माँ को कुछ समझ में नहीं आया, मेरी मिन्नत से बातों में आ गई। बोली अच्छा जाओ लेकिन जल्दी वापस आ जाना, आध घंटे से ज्यादा देर ना लगाना, वरना मैं खुद तुमको लेने राफिया के घर आ जाऊंगी। खुदा का शुक्र अदा किया, दौड़ी हुई कमरे में गई, जल्दी से लिबास तब्दील करके घर से निकल गई। पार्क का रास्ता सिर्फ 5-7 मिनट का था। वो पहले से मुंतजिर था, पहली बार मिली थी, रूबरू एक दूसरे से करीब एक दूजे को देख रहे थे। मेरी मुसर्रत का कोई किनारा ना था, लेकिन जिस खौफ से ये जुर्रत की थी इजहार जरूरी था। उसने कहा मुझसे बिछड़ने का डर है तो मजबूत कदम उठाना होगा। कहो तो तुम्हारे वालिद से रिश्ते की बात करूं, वगरना मेरे साथ चलो, कोर्ट में निकाह कर लेते हैं। वो रिश्ता ना देंगे, अब्बू फैसला कर चुके हैं, फहद से ही रिश्ता करेंगे। उन्होंने वहां हाँ कह दी है, तो फिर क्या करना है, कोर्ट मैरिज? कुछ सोचकर मैंने सर झुका लिया। देखो मैं तन्हा हूं, अपने बिजनेस के सिलसिले में यहां रह रहा हूं। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, न बुजुर्ग कि तुम्हारे अब्बा से रिश्ता लेने आऊं। अलबत्ता 2-1 दोस्त हैं, वो आ सकते हैं मेरे साथ। बस रहने दो, अब्बा कहेंगे कि खानदान का पता नहीं और चले आए हो रिश्ता मांगने। क्या रिश्ते यूं तय होते हैं? मुझे पता है कि वो ऐसा ही कहेंगे। 2-3 दिन सोच विचार में गुजर गए। उधर अम्मा बाबा मेरी शादी के तज़किरों में लगे थे, उधर मैं नवीद के साथ हमेशा जिंदगी गुजारने के ख्वाब बन रही थी। आखिर उसके हिम्मत दिलाने पर एक रात जबकि अम्मी अब्बू सो रहे थे, चुपके से दरवाज़ा खोलकर निकल आई और उसकी कार में बैठकर हमेशा के लिए घर छोड़ दिया। यूं वालिदैन की बेखबरी में उनकी मर्जी के खिलाफ अपनी पसंद की शादी कर ली। नवीद ने इस वाक़े से चंद दिन कबल सामने वाला फ्लैट छोड़ दिया था।
वो उस दूसरे फ्लैट में मुझे ले आया जो किराए पर ले लिया था। नवीद से कोर्ट मैरिज करके खुश थी। गर्चे वालदैन को धोखा देने का दुख जरूर था, मगर उस वक्त अपनी खुशी और अपने ख्वाब ज्यादा अजीज थे। नवीद ने कोई कमी ना की, अच्छा खिलाया पिलाया, रोज शाम को सैर पर जाते। ये फ्लैट हमारे घर से काफी दूर एक पोश इलाके में था। मुझको अपने शौहर के साथ कभी खर्चे की तंगी महसूस ना हुई, लेकिन इस बात का भी इल्म ना था कि वो क्या काम करते हैं। बस यही कहते थे कि एक छोटा मोटा अपना बिजनेस है, तुमको मेरे बिजनेस की तफसील जानने से क्या गर्ज, तुम्हें तो बस खर्चे से मतलब होना चाहिए, वो तुमको मिल जाता है। 4 साल सुकून के गुजर गए। एक बार नवीद से छुपकर अम्मी से फोन पर बात की। फोन राफिया के घर लगा हुआ था। उसको मिन्नत करके कहा अम्मी को बुला लाओ। वालिदा ने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। अब मैं 2 बेटियों की मां बन चुकी थी। जिस फ्लैट में हम रहते थे उसके बराबर वाले फ्लैट में एक उम्र रसीदा नर्स मरियम रहा करती थी। जब बच्चों की पैदाइश हुई उसको बुला लेती। वो मेरे शौहर की बहन बनी हुई थी और नवीद उसको मरियम आपा बुलाते थे। नवीद चले गए और फिर उनकी खबर ना आई। आपा को पता था कि वो किसी एजेंट के जरिए गए हैं। उन्होंने उस आदमी का खोज लगाया और पूछा कि नवीद को गए 1 माह हो गया है, कोई खैर खबर नहीं आ रही। तब उसने बताया कि वो गैर कानूनी तरीके से जाने की वजह से पकड़े गए हैं और उन्होंने उनको कैद कर लिया है। वो दियारे गैर में सजा काट रहे हैं। 3 साल गुजर गए, नवीद लौटे, न कोई राब्ता किया। मैं कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गई। 2 छोटी बच्चियों का साथ था, ज्यादा पढ़ी लिखी ना थी कि नौकरी कर लेती। आपा खुद बेवा थी और एक अस्पताल में काम करती थी। बेचारी की तनख्वाह ही क्या थी, उसकी अपनी मुश्किल से पूरी हो रही थी, फिर भी जहां तक बन सका सहारा दिया। आखिर जमा पूंजी जेवर सब खत्म हो गया। मैं फ्लैट का किराया देने से भी कासिर थी। एक रोज मालिक मकान ने मेरा सामान बाहर निकलवा दिया। रहने का भी आसरा ना रहा। आपा ने रहम खाकर मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर में रख लिया, मगर यही कहा कि अब तुम खुद अपने कदमों पर खड़ी होने का चारा करो, मैं तुमको मुस्तकिल सहारा नहीं दे सकती। नौकरी की तलाश को निकली। घरेलू काम के लिए मुलाजमा जैसी नौकरी ही कर सकती थी, वो भी ना मिली। 2 छोटी बच्चियों का साथ था, जिनकी वजह से कोई मुझे अपने घर मुलाजमा रखने पर भी तैयार ना था, जबकि बच्चियां दूध के लिए रोती थीं। एक कोठी में मुलाजमा होने के लिए गई। ये किसी फोटोग्राफर का घर था। उसने मुझे बगौर देखा, कहने लगा अगर मॉडलिंग पर तैयार हो जाओ तो मुलाजमत मिल सकती है, सर्वेंट क्वार्टर भी रहने को मिल जाएगा। तुम बहुत खूबसूरत हो, ऐसा चेहरा लाखों में एक होता है, दिनों में मुफलसी दूर हो जाएगी। ये उन दिनों का जिक्र है जब लड़कियों के लिए मॉडलिंग और अदाकारी मायूब समझी जाती थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी, पेट में रोटी थी और न सर पर छत। राजी हो गई। उसने मेरे चंद फोटो लिए और फिर मुझ पर दौलत के दरवाजे खुल गए। किस्मत ने यूं मॉडल गर्ल बना दिया। मुझको किसी शय से भी ज्यादा अपनी बच्चियों का पेट पालना मुकद्दम था। ये मेरी अशद जरूरत और मजबूरी थी। फिर उनकी अच्छी तालीम की खातिर पैसे की जरूरत थी। मैं दौलत कमाने की मशीन बनती गई और वक्त गुजरता गया। अब एक कोठी की मालिक थी, बच्चियां बड़ी हो रही थीं, वो अच्छा खाती, बेहतरीन पहनती और आला तालीमी इदारे में पढ़ रही थी। उनके शानदार मुस्तकबिल की खातिर मैंने किसी बात की परवाह ना की। उनके लिए घर में नौकर, आया, खानसामा थे और मेरे वार्डरोब नित नए फैशन डिज़ाइन के मलबूसात से भरे थे। अब मैं एक नई जगमग करती दुनिया में थी, जहां अमारत की चकाचौंध गरीबों को शर्माती थी। दौलत की रेल पेल थी। मेरे इशारों पर मशहूर मसनूआत बनाने वाली कंपनियां दौलत मेरे पांव में रखती थीं। सभी कुछ मिल गया, मगर नवीद ना थे और उनकी याद मेरे दिल में हरदम चुटकियां लेती थी। मुझको उनसे वाकई मोहब्बत थी। उनके साथ गुजारे दिन जन्नत का ख्वाब मालूम होते थे। जब शौहर से जुदाई का ख्याल रूह को मजरूह करता तो दिल बेबस हो जाता। वो मौसम सरमा की एक सर्द रात थी। 7 साल बाद मरियम के हमरा अचानक नवीद आ गए। मरियम मेरा घर जानती थी। उनको सामने देखकर आंखों पर यकीन न आ रहा था। सोच रही थी जब सुबह बच्चियां अपने बाप को देखेंगी तो उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा। खुशी से पागल हो जाएंगी। नवीद को तमाम रात अपने ऊपर गुजरे दुखों का एक एक लम्हा बताती रही। मैंने कहा मुझे माफ कर दो, ये सब मजबूरन किया है। अब तुम आ गए हो तो हरगिज घर से कदम नहीं निकालूंगी। मैं मॉडलिंग तर्क कर दूंगी और अपनी बच्चियों के लिए एक मिसाली माँ बन जाऊंगी।
हम एक नए दौर का आगाज करेंगे। यकीन था कि नवीद अब हमारे लिए कुछ करेंगे। मेरी और मेरी बच्चियों की खातिर उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया और कहा, कोई बात नहीं, तुमने मॉडलिंग की है और मैं दुनिया घूम आया हूँ। कोई भी काम बुरा नहीं, बशर्ते ये कि आदमी खुद बुरा ना हो। दुनिया घूमने से मेरे ख्यालात में तब्दीली आ गई है। वो हमारे साथ कोठी में रहने लगे, लेकिन उनको अब बेकार बैठने से गर्ज थी। कमाने से कोई सरोकार ना रहा था। कहते थे, भटकते भटकते थक गया हूँ, अब ज़रा आराम करना चाहता हूँ, सस्ताना चाहता हूँ, मुझे सांस लेने दो। उन्होंने इतना लंबा आराम किया था कि कमाने जोगे ना रहे। आराम की सांसें ही रास आ गईं। मुझे कहते, मॉडलिंग ना छोड़ना, अब इतनी मेहनत कर चुकी हो, अपने पेशे को तर्क मत करना। वक्त ठहरता नहीं। मैं भी सनरसीदगी की तरफ जा रही थी। हुस्न में वो कशिश, वो बात ना रही, तो मैंने काम छोड़ दिया, क्योंकि नई खूबसूरत ताज़ा रू लड़कियां आ रही थीं। उनकी मांग थी। मुझ उधेड़ उम्र का क्या काम। ऐसे में इज्जत से घर बैठ जाना भला था। बच्चियां जवान हो गई थीं। जब कमाई का रास्ता बंद हो गया, नवीद को फिर से जगाने लगी कि बहुत हो चुका आराम, अब तुम कुछ काम करो, हाथ पैर हिलाओ, तुम मर्द हो, कमाकर खिलाना और घर चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने तो आधी जिंदगी गंवा दी है। वो मेरी जिंदगी की बची खुची खुशियों और उम्मीद का आखिरी दिन साबित हुआ जब उसने खुलकर कह दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई काम नहीं आता, मुझे कमाने की आदत नहीं रही। हम अपनी बेटियों को मॉडलिंग के मैदान में ले आते हैं कि तुमसे ज्यादा खूबसूरत हैं, नोखेज चेहरों की मांग होती है ना, तुम आराम करो, ये तुम्हारी जगह ले लेंगी। बेटियों के बाप के इस इरादे पर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। क्या इसी खातिर मैंने कठिन रास्ता चुना था? अब मेरे चमन की इन नोखेज कलियों पर उनके बाप की नज़र थी कि ये कमाएंगी और वो खाएगा। जब भरम का रिश्ता टूट गया तो मैंने भी तलाक हासिल करके जान छुड़ा ली, ताकि बच्चियों को वक्त पर उनके घरों का कर सकूं, ताकि वो ऐसा काम ना करें जो मैंने मजबूरी में किया। बेटियां अपने ननियाल का पूछती तो कह देती, कोई नहीं, मैं अकेली हूं। वो फिर भी कोशिश करती, लेकिन मैंने कभी जाहिर ना किया और सारे दुख सीने में दबा लिए। घर वालों ने भी कभी कोशिश न की मुझे ढूंढने की, और करते भी क्यों, मैंने उनको कहीं का नहीं छोड़ा था। लेकिन एक बात अच्छे से समझ में आ गई कि ऐसी गलती की कि जिसने जिंदगी तबाह कर दी, लेकिन इस सबक ने कीमत वसूल की कि तन्हा हो गई। बस अब यादें रुलाती हैं और हमेशा सबको ये कहती हूँ, ऐसा गलत कदम ना उठाना, वरना जिंदगी तबाह हो जाएगी। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।